चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे जकजा, इस कौम का हाकम ही बस इनकी सज़ा है। फैज़ अहमद फैज़ के ये तारीख़ी अल्फाज। मैं हूँ राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पर्दा स्क्रीन के सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल खेले जा रहे हैं, बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत से जो है लोगों को इन करने की कोशिश की जा रही है, बहुत से लोगों को सिस्टम से आउट करने की कोशिश की जा रही है। मनसूबा साज अपने मनसूबों पर पूरी तरह जो है वो काम कर रहे हैं। अब उनके मंसूबे किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। पीपल पार्टी ने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो बिल्कुल वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं और उन्होंने बड़े शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो नून लीग के लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि शायद इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाएं। वो बार बार जो है वो इन चीज़ों को बावर कराने की कोशिश कर रही है पीपल पार्टी कि वो बिल्कुल इलेक्शन जो है वो उसका डिले किसी सूरत उनको कबूल नहीं है। और नून लीग जो है वो इसलिए डिले चाहती है, वो चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर किसी तरह नवाज शरीफ जो है वो उनको जो है वो मुल्क के अंदर लाएं और वो इलेक्शन की कैंपेन करें। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ना तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। आप अगर यकदम अगर किसी सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे तो उससे बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म लेंगे और बहुत सी आवाज़ें उठेंगी। आज जो मीडिया इनके हक में बोल रहा है, अगर इस तरह की कोई चालाकियाँ करने की कोशिश की गई तो मीडिया पर इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो है सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पीडीएम के अंदर और इस वक्त जो बेचैनी पाई जा रही है वो यही है कि एक तो वो इमरान खान को सिस्टम से आउट नहीं कर पाए। अब 1 महीने के अंदर ना तो इमरान खान को नाअहल करार दिया जा सकता है, ना उनकी पार्टी को किसी तरीके से बैन किया जा सकता है। ओन चोई साहब ने एक कोशिश की थी और जो उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा था मुख्तलिफ़ अशारों से और इस तरह कि ये जो ओन चौधरी साहब हैं, चूँकि ये जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, चूँकि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो ओन चौधरी का पीटीआई के पर पाबंदी का मुतालबा और वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पिटीशन लेकर जाना, तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये मामला काफ़ी दूर तक जाएगा। लेकिन वो उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी वो उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब लगता ये है कि इमरान खान जो है वो सिस्टम से बिल्कुल आउट नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये किया जा सकता है कि आप इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर आप उनको गिरफ़्तार करेंगे, उनकी पार्टी इलेक्शन के अंदर होती है, तो गिरफ़्तार इमरान खान जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सकता है। हो सकता है उनकी पार्टी इस इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाए और वो फिर जो है वो खान साहब जेल से बाहर आकर वो वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन अब ये तो बात कन्फर्म तकरीबन हो चुकी है कि इमरान खान सिस्टम से आउट नहीं हो सकते, वो सिस्टम के अंदर ही रहेंगे। और दूसरा नवाज शरीफ जो है वो अब उनका आना मुझे मुश्किल लगता है, शायद अब ऐसा नहीं हो सकता। पिछले तकरीबन 1 महीने से नवाज शरीफ जो है वो
ऐसे वो चक्कर लगा रहे हैं, कभी दुबई होते हैं, कभी वो सऊदी अरब होते हैं, कभी दुबई फिर सऊदी अरब। अब इतने क्या ज़रूरी काम है उनको वहाँ पे कि वो जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब फजल रहमान साहब जो हैं वो शायद उनको दुबई के लिए पैगाम भेजा गया कि आप दुबई आ जाएं, क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाया है। और उनका ये कहना था कि दुबई के अंदर जो बातें जो मुलाकातें हुई हैं उसके अंदर फजल रहमान साहब को मदऊ नहीं किया गया, जबकि फजल रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबराह हैं। और इसमें शक भी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीडीएम के सरबराह हैं। और पीपल पार्टी जो है वो चूँकि उन्होंने कहा कि मैं पीपल पार्टी पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। और साथ वो ये भी कहते हैं कि ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था, ये एक हुकूमती इत्तेहाद है हमारा, और ये जब इलेक्शन होंगे हम अपनी अपनी तर्ज पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। चूँकि सारे अपनी अपनी जगह पर डरे हुए हैं। केपी के अंदर जो है वो पिछले 10 साल से बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो जीती आ रही है। तो उनका बड़ा मजबूत वोट बैंक जो है वो इस वक्त केपीके के अंदर मौजूद है। और दूसरा उनकी जो मेन क़यादत है, उनके जो कद्दावर लोग हैं जो आज भी इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, जेलों के अंदर हैं, मारे खा रहे हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो भी केपीके से है। तो केपीके से अंदर जो है वो बड़ी परेशानी जो है उसका आलम है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कि वो अब शायद वो वहाँ से उनको लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। दूसरा जमात इस्लामी का फैक्टर जो है वो भी मौजूद है। जमात इस्लामी ने पिछले 4-5 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क किया है केपीके के अंदर, ख़ासकर जो अपर दीर है और लोअर दीर, चार सद्दा, स्वाबी, मर्दान और इससे जो मलाका एरिए हैं, ये 2 डिवीज़न के अंदर जो है वो बड़ा वर्क किया है जमात इस्लामी ने। और माजी में जमात इस्लामी को काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो इन इलाकों से मिलती रही हैं। और जमात इस्लामी जब बरसरे इक़्तिदार थी केपीके के अंदर, उन्होंने हुकूमत कायम की थी, तो तकरीबन उनके ज़्यादातर लोग इन्हीं इलाकों से जीते थे। और उन्होंने एएमपी को बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी थी, क्योंकि इन इलाकों के अंदर जो है वो उनका मुकाबला एएमपी के साथ होता है। तो अब जो है वो एएमपी जो है वो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन के लोग अब उनसे भी बड़ी जो है वो शदीद नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि एएमपी जो है वो ख़ास नज़रिए की हामिल जमात है। और उनका और मौलाना फजल रहमान का इकट्ठे बैठना जो है वो कतई तौर पर लोगों को कबूल नहीं है, क्योंकि एएमपी जो है वो जेयूआईएफ की ज़िद है और ये एक दूसरे का रिएक्शन है, दोनों जमातें। तो जब वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो ज़ाहिर है दोनों मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल जमातें हैं, तो लोगों के अंदर तशवीश तो पाई जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी जो है वो इस रीजन के अंदर जो है वो अच्छा कम बैक करने की पोजीशन में है। और दूसरा जो है, इसके अलावा डेरा इस्माइल खान डिवीज़न है। डेरा इस्माइल खान डिवीज़न के अंदर जो है गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया था और उन्होंने हराया वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब को। बल्कि उससे पहले फैसल करीम कुंडी साहब ने हरा दिया था इनको फजल रहमान साहब को। तो ये जो रीजन है इसमें जो फाटा के ख़ासकर इलाके वो जो अभी अजला बन चुके हैं, वहाँ पर भी पीटीआई का काफ़ी होल्ड है। और दूसरा वहाँ पर जो है वो पख्तूनख्वा मिली पार्टी जो है वो भी अब वहाँ पर मौजूद होगी, उनका भी काफ़ी वोट बैंक है वहाँ पर। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबले की तवक्को है इन इलाकों के अंदर भी। और इसमें जो तीसरा जो एरिया है वो है पेशावर के अंदर जमात इस्लामी एएमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा फजल रहमान ग्रुप और जमात इस्लामी सबका वोट बैंक मौजूद है। लेकिन जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर तहरीक इंसाफ का पलड़ा जो है वो
ये जो पेशावर डिवीज़न है इसके अंदर भारी है, और ये 1-2 सीटों के ऊपर उनका बड़ा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता है एएमपी के लोगों के साथ। और केपीके का जो तीसरा जो रीजन है जिसको हज़ारा डिवीज़न कहा जाता है, हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। नून लीग का वोट बैंक है, पीटीआई है और जमात इस्लामी है। ये 3 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो लगता ये है कि शायद वहाँ पर जो है, क्योंकि इस वक्त जो है वो टूट-फूट का शिकार है। नून लीग की जो तंज़ीमी ढांचा है वहाँ काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। हज़ारा डिवीज़न से ही जो है वो मीर मुकाम का ताल्लुक़ है और वो बहुत बड़े डोनर हैं। उनका साबिक़ा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा है, वो डोनर हैं नून लीग के बहुत बड़े। और कैप्टन सफदर भी मनसेरा यानी इसी डिवीज़न से हैं। तो उनके दरमियान जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो मुताबिकत नहीं रखती। तो वहाँ पर भी जमात इस्लामी और नून लीग, इसके अलावा पीटीआई, ये तीनों फैक्टर वहाँ पर हैं। अब देखना ये है कि वहाँ पर किसकी पोजीशन क्या होती है। तो बहरहाल जो है लगता ये है कि अब इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन का माहौल जो है वो बनता जा रहा है। कल एक लिस्ट जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और बड़ी मज़ाक़ा खेज़ ये ख़बर जब सोशल मीडिया पर चली तो लोगों ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया। और फिर ये कहा गया कि शायद ये जो कोई प्रिंटिंग की कोई मिस्टेक है, या शायद ये पता नहीं क्यों हुआ, इसके ऊपर कमेटी बैठा दी गई। अब फिर दोबारा जो है वो लिस्ट जारी की गई। जब वो पहले लिस्ट जारी की गई थी तो उसके अंदर जो है वो पीटीआई का नाम शामिल नहीं था। अब ये अचानक हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी जमात है, पीटीआई का नाम शामिल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर पीटीआई नहीं है तो किस तरह का वो महसूस कर सकते हैं। दिल को खुश करने वाली बातें हैं। तो उसके बाद उसको जो है फिर वो मतलब कर दिया गया। दोबारा नई लिस्ट जो है, फ्रेश लिस्ट जो थी, वो उन्होंने अपने जो उनका सिस्टम है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उन्होंने दी। और चीन के जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने जो है वो बयान दिया है। उनका जो बेचैनी है चाइना के अंदर आसन इकबाल साहब के बयान के बाद जो पाई जाती है, उस बेचैनी का इजहार किया है उन्होंने। और उनके लहजे में ये चीज़ें झलक रही थी। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के दौर के अंदर जो है वो सी पैक पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, और उस दौर के अंदर सी पैक पर जो काम है उसकी रफ्तार में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। वो पूरी जो है रफ्तार के साथ चलता रहा। नए मंसूबों पर जो है वो भी काम होता रहा, और नए मंसूबे जो है वो लगाने के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है वो ज़ेरे गौर थीं। और उन्होंने कहा कि चाइना जो है उनकी ये पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है उनकी, कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई जो है उनके दाखिली मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता। आसन इकबाल साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था और बड़ा जो है वो भोंगा किस्म का बयान दिया था कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है। हालांकि उन्होंने चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पिछले दिनों जब बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है उसको जो है वो ठीक होना चाहिए। बस एक दो उन्होंने आम सी बातें की थी, कोई इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं था। उन्होंने सियासी इस्तेहकाम की बात की थी। तो उसका जो रद्द-ए-अमल जो आसन इकबाल साहब ने दिया है वो बड़ा गैर मुतवक्के था। और इसमें ये जो आसन इकबाल साहब का बयान है, इस पर जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से बड़ी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। और आसन इकबाल के इस बयान को बड़ा गैर ज़रूरी और गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो है वो कहा जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो और काफ़ी सारी ख़बरें हैं। एक ख़बर और है, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि एक जो है वो पिटीशन दायर की है। एडवोकेट हैं राना शाहिद साहब, और उन्होंने जनाब तौहीने अदालत की कार्रवाई के लिए पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार मसूद साहब,
इनके ऊपर उन्होंने पिटीशन दायर की है कि इन्होंने जो है वो 8 रुकनी बेंच से, ये जो केस बेंच बना है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, वहाँ उन्होंने बैठने से जो इनकार किया है। उन्होंने जो हुक्म इम्तनाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या नहीं होती ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 163 के तहत जो है इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, और जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल 239 के तहत ये जो बेंच है ये 239 के मुताबिकत रखता है और इसका हिस्सा रहना चाहिए। और इस तरह उन्होंने कुछ चीज़ें तहरीर भी की थी। और अब देखना ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इसके ऊपर किस अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी उमर अता बंदयाल की तरफ से क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। कानूनी माहिरीन जो है इसके ऊपर अपनी राय देंगे कि क्या किसी जज के ऊपर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कार्रवाई करते हैं तो वो कार्रवाई किस तरह की हो सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है उनका नाम जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी अनाउंस हो चुका है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। एक और ख़बर है कि सारे जो चीज़ें हैं उनको आज़माने की कोशिश की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से जो है वो अपने लिए हालात को साज़गार करने के लिए हर तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर हमीद साहब हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है 1 साल की जो है उनको तोसीह दे दी गई है उनके मुद्दत मुलाज़मत में, और अब वो 1 साल मज़ीद काम करेंगे। और ये वही उमर हमीद साहब हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रखी हैं, और पीटीआई जो है उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पर, तो इनको जो है 1 साल इनकी मुद्दत मुलाज़म को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ख़बर है जनाब कल जो हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ जो हुआ, क्या बात है, वहाँ इतना ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि वहाँ जो कल सलमान शरीफ साहब जो हैं, सलमान शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनके ऊपर एक 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था अरसा दराज से, और वो बड़ा क्लियर केस था। उसके ऊपर जो है कई 100 सफ़ात की रिपोर्ट शामिल है, कई हज़ार ट्रांजैक्शन को चेक करने के बाद एफआईए ने जो है वो उसके ऊपर वो सारा किया था केस। अब उनके ऊपर जो है वो सिर्फ वो लगनी थी अब, और वो सज़ा होना सिर्फ वो बाकी थी। तो कोर्ट ने कल उनको जनाब वो बिल्कुल बरी कर दिया, वो केस खारिज कर दिया। और मैं कहता हूँ कि ऐसे जो जज हैं पाकिस्तान के, इनको गोल्ड मेडल मिलने चाहिए। पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने मरना नहीं है, इन्होंने आगे अल्लाह को जवाब नहीं देना है। इंसाफ का इस तरह का कत्ल मैं कहता हूँ दुनिया की तारीख के अंदर कभी कहीं नहीं हुआ। मतलब एक बंदा, बड़ा क्लियर केस है, ट्रांसपेरेंट केस है, बस अब फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी थी। अरसा दराज से जो वो मुल्क से मफरूर रहे और ये सारा कुछ हुआ उनके। अच्छा, इस केस के अंदर जो ये वो रिजवान ऑफिसर रिजवान मलिक रिजवान थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी और वो केस इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। फिर उनको हार्ट अटैक हुआ, आप जानते हैं, वो कहानी अपनी जगह है। और इस केस के अंदर के जो गवाहान हैं वो भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मर चुके हैं, हार्ट अटैक ही हुआ है, वो सारी चीज़ें मशकूक हैं। तो अब इस केस को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। मेरा ख़्याल है कि ये जो एफआईए है या नैब जिन्होंने पहले इसके ऊपर काम किया था, इन सब को सज़ा होनी चाहिए, इन सब को पकड़ के जेलों में डालना चाहिए। और पूरी पाकिस्तान की जो कौम है उनको हाथ जोड़कर शहज़ादा सलमान शहबाज शरीफ जो है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए
और उनके लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए और उनकी ग़ुलामी जो है वो अब कबूल करनी चाहिए। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये एक आज़ाद माशरा इसको कहा जाता है। सन 2023 का दौर है जब दुनिया चाँद से भी आगे निकल गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। कहा जाता है कि इस दौर के अंदर कोई जो है वो बेइंसाफ़ियाँ कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारी बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो इस तरह ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट थी जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह कल फिर जो है आज इमरान खान साहब जो है वो आज फिर इस्लामाबाद में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 केसों की उनकी ज़मानतों के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह और मतलब 18-20 केसेस हैं, ये 212 केसेस उनके ऊपर टोटल हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब उनको कितना रिलीफ मिलता है, कहाँ तक उनको जो है वो ज़मानत इनके ऊपर मिलती है, ये तकरीबन पता चल जाएगा। और फिर जो जो भी डेवलपमेंट होती हैं पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।